हेलो, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? देखो, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 35 तक में भी शायद अपन कर चुके थे। ये कर लिया होगा। ये तो अपन ने कर लिया था, कंफर्म था मेरे। ये एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो, ध्यान दो। ए बी सी डी एक वर्ग है, ए सी उसका एक चाप है। बी को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया गया है और जो बच गया उसमें छोटा वृत्त बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 3। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अपन यहां से एक काम करते हैं, यहां तक मिला देते हैं। और यहां से यहां तक जब ये मिलाते हैं तो ये डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायगोनल। और डायगोनल में देखो, सेंटर से आप जब यहां से यहां तक की बात करें तो ये रेडियस होगा, 3 होगा। और सेंटर से यदि सर्किल के, ध्यान दो, देखो ऐसे यदि मैं यहाँ छोटा सा स्क्वायर बना दूं, एक छोटा स्क्वायर बना दूं तो वो स्क्वायर यहीं बनेगा। देखो ध्यान देना, इस सेंटर को सेंटर मानकर यहाँ पे इस तरीके से मिला दें तो ये स्क्वायर बनता है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बनता है ये। और ये यदि मेरा स्क्वायर बनता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, रेडियस है। और ये 90 डिग्री भी होंगे। दो 90 है तो तीसरा 90 है, तो चौथा भी 90 होगा। और स्क्वायर की साइड यदि 3 है तो डायगोनल हो जाएगा 3√3। सेम यहाँ इसको बोलेंगे आर। और सेंटर से यहां तक जो वैल्यू है उसको बोलेंगे R√3। ठीक है। तो क्या किया, देखो इस पूरी डायगोनल को यदि मुझे लिखना है तो डायगोनल मेरा होगा, क्या होगा? देखो ध्यान दो, डायगोनल मेरा होगा यहाँ से यहाँ तक 3√3, 3√2, A√2, 3√2। तो ये मेरा होगा 3√2, 2 होगा भाई, A√2। डायगोनल क्या होता है? √2A। तो √2A, √2A। ये कितना होगा? 3। ये कितना होगा? R। और ये यहां से यहां तक कितना होगा? R√2। और एक बात सारे स्टूडेंट्स देखना, देखो ध्यान दो, क्या यहां से यहां तक की जो ये दूरी है कितनी है? R+R√2। क्या ये इस वर्ग की भुजा है? क्या ये वर्ग की जो भुजा है, क्या ये जो सर्कल है उसकी, ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, इस सर्कल की जो रेडियस है उसके बराबर है? और ऐसा मेरे पास है, ये सर्कल है जिसकी, तो ये ध्यान दो, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? R+R√2। तो ये भी R+R√2 होगा। तो लिख देंगे R+R√2 होगा साइड स्क्वायर का। और उसके डायगोनल की बात हो रही है तो √2 से गुणा। तो बन जाएगा 3 × √2 + 3 प्लस R+R√2 बराबर R√2 + 2R। R√2 से R2 कट गया, तो R की वैल्यू आ जाएगी 3√2 + 3, 3√2 + 3। बोलो ठीक है क्या बात? देखो कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया है, बाकी स्टूडेंट समझ लें। इस तरीके से मेरे पास जब भी आकृति है तो मैं यहां से एक डायगोनल इस तरीके से बना दूंगा। बोलो ठीक है क्या बात? और ये डायगोनल जब बना दूंगा तो ध्यान देना, ये यदि मेरे पास इस स्क्वायर की साइड 2 है तो ये होगा 2√2। ये मेरे पास होगा R। और ये वही स्क्वायर बन जाएगा यहाँ, इसलिए ये होगा R√2। और ऐसा है तो डायगोनल को मैं लिख देता हूं, ध्यान दो, 2√2 +R+R√2। और ये इस स्क्वायर का डायगोनल है जिसकी भुजा कितनी है? 6।
तो स्क्वायर की भुजाएं दी 6 तो डायगोनल 6 रूट दो इधर आ जाएगा, तो 4 रूट 2 बराबर हो जाएगा r इन कॉमन ले लो तो √2 + 1। r की वैल्यू चाहिए तो बन जाएगा 4 √2 अपॉन √2 + 1। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलो देखो, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो याद करना कि जब भी इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एबीसी एक ट्राइंगल है, उस पे इस तरीके से स्क्वायर यदि लगाए जाए तो ध्यान रखना ए ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर बराबर प्लस बी एफ का स्क्वायर। क्या ध्यान रखना, ए ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस बी एफ का जो स्क्वायर है, ठीक है, ए ई का स्क्वायर डी सी का स्क्वायर बी एफ का जो स्क्वायर है वो इन तीनों के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। तो क्या कहा गया है दिए गए ट्राइंगल पे इस तरीके से, तो ए एफ की वैल्यू 2 है, ए एफ की वैल्यू 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, सीई की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49, डी डी की वैल्यू कितनी है 25। तो देखो ये बन गया 53, और 53 में 28 जोड़ दें तो 78 आंसर हो जाएगा, जो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल के बराबर है। क्या ध्यान रखना है, कोई भी ट्राइंगल में इस तरीके से एक स्क्वायर एक छोटा फिर एक छोटा एक बड़ा और एक छोटा स्क्वायर हो, तो ये जो स्क्वायर नंबर 1, स्क्वायर नंबर 2, स्क्वायर नंबर 3 जो है, यानी अल्टरनेट जो स्क्वायर है उनका एरिया रिमेनिंग स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होता है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन का तो आंसर मैं सोचता हूँ शायद आप दे ही देंगे, मैं ऐसा मानता हूं। देखो सबसे पहले का स्क्वायर, तो स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री। पेंटागन का प्रत्येक एंगल कितना होगा, तो पेंटागन का प्रत्येक एंगल होगा n-2 इंटू 180 उसका सम होता है, और एक ही एंगल चाहिए तो n से डिवाइड कर दो, तो 540/5, और 540/5 का मतलब हो गया 108। तो ये बन गया कितना 150, 108 बन गया 258, और 258 में कितना जोड़ें कि 360 बन जाए तो 102 जोड़ दो, इसलिए बचा हुआ जो एंगल है वो 102 है। देखो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन में भी मैं ये जानता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो सकता है मैंने प्री में कहीं और कहीं पढ़ा दिया होगा, पर ये कुछ ही दिनों में पहले हो सकता है कि मैंने आपको सर्कल में पढ़ाया होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन आपको सर्कल में पढ़ाया था। देखो यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो, किसी भी सर्कल का एरिया यदि 3850 हो, वो टेबल याद की होगी आपने, तो रेडियस होती है 35, तो यहाँ 2 पे पॉइंट है तो 1 पे पॉइंट आ जाएगा, और रेडियस यदि 3.5 है, ध्यान देना रेडियस यदि 3.5 है तो ये जो भुजा है ये डायमीटर के बराबर होगी, तो ये होगी 7। और सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो एक बात मुझे बताओ कि यदि मैं इस ट्राइंगल में दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाता हूं, मिड पॉइंट का रेशियो 1:1, 1:1,
तो ये छोटी भुजा एक, बड़ी भुजा दो, छोटी भुजा एक, बड़ी भुजा दो, तो ये जो लाइन है क्या वो इसकी आधी होगी फिर? तो बड़े वर्ग की भुजा 14 हो गई, तो एरिया क्या होगा? देखो चीजें बहुत आसान है। जैसे मुझे अभी फील आया पढ़ने के बाद कि ये क्वेश्चन का थोड़े दिनों बाद पहले ही अपने कहीं ना कहीं जरूर किया है, और जैसे पॉइंट 38.5 दिखा तो इसका याद आ गया कि सर्कल की क्लास में किया है। बल्कि 7 क्लास में डेली ले रहा हूँ, तो यदि पिछले एक वीक पहले भी ये बात पढ़ी होगी तो 7 क्लास डेली और 7 दिन में भी, तो यानी लगभग 50 घंटे में इस क्लास को पढ़ाने के बाद पढ़ा चुका हूँ। बट ये याद है कि ये हमने क्वेश्चन किया है। तो दोस्तों ये क्या है, ये जो बात है ये है आप जो काम कर रहे हो उसमें खोने की। खोने का मतलब क्या है कि जब आप जिस काम को कर रहे हो उस टाइम उसमें अपना 100% दो। मैं ये मानता हूं कि ये जो टाइम है ना आपका, कौन सा टाइम, ये जो टाइम जो आपका है, जो आप 18 से लेकर 27 के बीच में जो एसएससी के सिलेक्शन का टाइम है, एसएससी में सिलेक्शन का जो टाइम है, मैं ये मानता हूँ कि एसएससी ने ये ज्यादा दे रखा है, या ये दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कम से कम इसमें अटेम्प्ट जरूर कर देने चाहिए। कि 3 अटेम्प्ट मिलेंगे भाई, 3 चांस दो, 3 बार एग्जाम दे सकते हो, सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो फ्री हो जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो जो आप बिना काम की बेरोजगारी लेके जो बैठे हो, पढ़ाई आप कर नहीं हो रहे हो, सीरियस आप अपनी लाइफ में हो नहीं, वो संख्या कम हो जाएगी। दूसरा, जब आप एग्जाम देंगे तो आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं, कंफर्म है कि 50-55 नंबर ही आने हैं। तो बच्चा जब तक 100-110 अपनी औकात एसएससी वाली तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो एग्जाम्स नहीं देगा, तो उससे गवर्नमेंट पे जो एक्स्ट्रा भार है वो नहीं आएंगे, सेंटर्स लिमिटेड होंगे, और पेपर को जो आउट होने की संभावना है वो कम हो जाएंगी, और चीजें थोड़ी सी स्मूथली हो जाएंगी, और आप भी जो है सीरियस हो जाएंगे कि यार कर लेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है। ठीक है, तो एक तो अटेम्प्ट, मेरा ये पर्सनल व्यू है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसा हो। दूसरा, 18 से 27 एक एज होती है बच्चे की, ये पूरी लाइफ की सबसे मस्ती वाली लाइफ होती है। क्यों? क्योंकि 12th तक क्या होता है कि पूरा स्कूल का डंडा होता है, गार्जियंस का भी प्रेशर होता है, चेक करने वाले कि हाँ भाई कहाँ गया था, कब खेलने गया, कब आया, कब नहीं आया। ये 18 की जैसे ग्रेजुएशन 12th होती है, उसके बाद जैसे हम ग्रेजुएशन करने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में कहीं भी जाते हैं या तैयारी करने जब जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स जो हम पे डंडा रहता है वो फ्री हो जाता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 18 एज तक यानी 12 तक हम एक पिंजरे में बंद होते हैं। उसमें स्कूल का पिंजरा होता है, दिन में कुछ समय एकेडमी जहाँ हम कोई तैयारी कर रहे होते हैं, ट्यूशन कर रहे होते हैं, या एक्स्ट्रा कोई कोचिंग कर रहे होते हैं, उसका पिंजरा होता है। उसके बाद वापस घर या जहाँ भी हॉस्टल में रह रहे होते हैं उसका पिंजरा होता है। पर जैसे ही हमारी 12th हो जाती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज या कंपटीशन एग्जाम में जब हम आते हैं तो उस पिंजरे से बाहर हो जाते हैं, और पिंजरे से बाहर होने के बाद हम प्रकृति के जो रियल चीजें हैं, अच्छी भी हैं उसमें और कुछ बुरी भी हैं, उन सब को भोग करते हैं, उन सबको उपयोग करते हैं। जैसे नशा एक बहुत बुरी आदत है, फिर भी इस एज में सबसे ज्यादा किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। फिर जैसे अच्छे लोग बन जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो करते होंगे लोग, पर एक लिमिटेड टाइम पे, या कोई फिक्स टाइम पे, या जैसे शादी विवाह में या त्योहार में, ये जो टाइम है उसमें नशा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसमें हम फंस जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ये एज ही ऐसी है कि उसमें जो गलत चीजें होती हैं वो अच्छी लगती है। दूसरा, एक जैसे हम देखते हैं कि अपोजिट जो हमारा जेंडर है उसके साथ अट्रैक्शन, कि हाँ भाई ये तो मेरी केयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही नई सिटी में जाते हैं, जैसे लड़की हो या लड़का, नई सिटी में जाते हैं, तो हमारे को वहाँ कोई जानने वाला नहीं होता है। हम जिससे भी बात करते हैं, जिससे भी
तो उसको लगता है या हमें फील होने लगता है कि यार ये तो हमारी एक्स्ट्रा केयर कर रहा है, तो उस कारण हम डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो हम जैसे ही नई सिटी में जाते हैं तो जो 3-4 साल से जो हम पास आउट हो चुके हैं, यानी जिन्होंने पास आउट तो क्या, कौन सी एसएससी पास कर लिया उन्होंने, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जैसे हम जनरली अभी सुनने को मिलता है क्या कर रहा है, बोलो यूपीएससी कर रहा हूँ, कोई कोर्स थोड़ी है तो यूपीएससी क्या कर रहा है, यूपीएससी पास आउट करने की कोशिश, यूपीएससी की चल रही है भाई, क्या कर रहे हो, यूपीएससी चल रही है, यूपीएससी नहीं चल रही, आप बेरोजगारी मेले में घूम रहे हो, एसएससी चल रहा है, एसएससी ही कर रहा हूँ मैं अभी और कुछ नहीं कर रहा, तो एसएससी का मतलब हो गया एसएससी कर रहे हो, साल भर में आप सिलेक्शन हो जाता तो आप एसएससी कर रहे थे, 2 साल में हो जाता तो एसएससी कर रहे थे, बट पंचवर्षीय योजना में यदि आप बैठे तो आप एसएससी नहीं कर रहे, आप जो है अपने दिन पूरे कर रहे हो कि कब घर वाले कहें कि भाई अब कमाने लग जाए। तो हम यदि बात करें आज इसमें, तो अगला जो पॉइंट आता है वो है कि पहला पॉइंट नशा है, दूसरा अपोजिट जो हमारा जेंडर है उससे थोड़ा अट्रैक्शन है, जिसके कारण हमें लगता है ये केयर कर रहे हैं, तो फिर कॉल मिस कॉल बातें बातें घूमना फिरना, ठीक है, उन सब में, ठीक है, टाइम हमारा जाता है, टाइम तो जाता ही जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी तो टाइम जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा आया कि जब हम नए शहर में आते हैं तो सीनियर्स जो एसएससी पास करने की कोशिश की थी बट उन्होंने अपना 100% नहीं दिया, जो इन दो व्यसन जो हमने बात की, दो बातें जो कि नशा और अपोजिट, इनके या तो पीछे पीछे घूमते रहे या करते रहे कुछ, तो उस चक्कर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब उनके क्या है कि पैसे लिमिटेड हो चुके हैं, उनके पैसे क्या हो जाते हैं लिमिटेड, क्योंकि नया जब भी आता है घर वाले तो पूरे पैसे जो आप मांग रहे होते हैं और उनके खर्चे जाते हैं बढ़, क्योंकि उनके नशे हो जाते हैं, उनके दोस्त हो जाते हैं, उनकी पार्टियां हो जाती हैं, तो एक उनके चंगुल में भी नया जो स्टूडेंट है वो फंस जाता है, वो इसीलिए फंसाते हैं क्योंकि नए के पास फंड पर्याप्त मात्रा में होता है, तो उनकी पार्टी वगैरह में ऑर्गेनाइजर करने में, ये करने में और करने में ये चीजें उसको हेल्प मिल जाती है, तो इसलिए तीसरा पॉइंट है ये। और चौथा, आज के टाइम जिससे कोई नहीं बच सकता, ना एज्ड बच्चा, ना तो कोई एज्ड बच सकता, ना गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो बचता, ना प्राइवेट जॉब वाले बचते, जो पढ़ रहे हैं ना वो बचते, ना यूपीएससी की तैयारी वाले, ना एसएससी वाले, ना आरपीएससी वाले, ना दिल्ली पुलिस वाले, ना वो बच्चे जो पैदा हुए हैं साल 6 महीने के भी नहीं है, साल भर के भी नहीं है, उनको भी एक आदत है कि आप देखेंगे कि वो स्क्रोलिंग जो है ना मोबाइल में, इंस्टाग्राम फेसबुक या यूट्यूब की जो शॉर्ट्स वाली जो स्क्रोलिंग है उसमें वो फंस ही जाता है। तो इनमें ये जो सारी चीजें 18 से 27 के बीच में सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे मेन पॉइंट्स हैं जिनसे बच्चा थोड़ा सा उलझ जाता है और रियल में जिस रास्ते पे उसको चलना होता है उस पे चल नहीं पाता, फिर धीरे धीरे जब सिलेक्शन नहीं होते, क्योंकि साल 2 साल में सिलेक्शन नहीं होगा तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। आप जो ये वर्ड आते हैं ना मोटिवेशन, जो एक नई इंडस्ट्री जब से जियो आया है, जियो ने जो फ्री किया उसमें कुछ फायदे हुए कि पढ़ने को बहुत सारा मटेरियल मिल गया है, ठीक है, कोई भी समस्या तो हम गूगल यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, मटेरियल भी इतना है, सारी चीजें हैं, बहुत सारे फायदे भी, पर नुकसान बहुत सारे हुए। नुकसान एक तो वो जो फ्री में वीडियो मिला, फ्री में ये जो हमें आदत मिली उससे इंस्टाग्राम सारे दिन ये स्क्रॉल वाला, और दूसरा जो फ्री मिलने के कारण जो हमें नुकसान हो रहा है, वो नुकसान ये हो रहा है कि हम कंटेंट जो पढ़ना चाह रहे हैं उससे भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेते हैं जो रियल में हमसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये चीजें हमें यहाँ भटका देती हैं, जो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमें करना चाहिए, उन चीजों से हम हट जाते हैं, तो इसलिए सब काम करने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, ठीक है, नशा करने के लिए, मोबाइल चला, ये सबसे बड़ी एज है 18 से 27, तो ये तो है फंसने के लिए। अब रियल में यदि हम बात करें तो 27 के बाद हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, उन बच्चों की पढ़ाई होगी, उन बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा, उनकी शादियां होंगी, उनके कोर्सेज होंगे, तो उनके जो खर्चे हैं उनको उठाने के लिए या उसको समाज के बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, जैसे आज हम सबसे बड़ा खर्चा बात करें तो किसी भी एक फादर का अपने बच्चों पे जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है आज के दिन यदि हम बात करें तो वो है एजुकेशन। घर एक ठीक है बच्चा खुद ही बना लेता है, पर एजुकेशन वो बाद में नहीं ले सकता, इसलिए किसी भी एक फैमिली का, हस्बैंड वाइफ का जो सबसे बड़ा खर्चा आज के दिन है वो है
मोस्टली जो 99% केसेज में हम बात कर रहे हैं, बहुत पैसा जिनके पास है उनका तो कोई खर्चे नहीं है, उनके पास तो सब कमाई कमाई है, उसमें से कुछ खर्च भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक बात कर रहा हूँ, जो एक फर्स्ट ग्रेड तक की जॉब है, जिनकी लिमिटेड सैलरी है, उन लोगों के लिए बात करें तो उनके मोस्टली जो खर्चे है वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी एजुकेशन पे खर्च होते हैं। तो वो यदि खर्चे हम उस लेवल तक कमा ही नहीं पाए या उन तक पहुंच ही नहीं पाए, हमने टाइम पे सिलेक्शन लिया ही नहीं कि दो, जैसे मान लो हम 20 तक सिलेक्शन ले लेते हैं इनकम टैक्स पे, 22 या 21 ईयर में सिलेक्शन ले लेते हैं, तो 28 29 तक हम क्या बन जाता है, एक प्रमोशन हो जाता है, 31 तक एक प्रमोशन हो जाता है, 35 तक। जैसे मैं बात करूं, आज मेरे साथ वाले जो 2012 13 में जो लगे थे, यानी जो जब हम लोग 18 20 साल के थे उस टाइम जो जॉब लगे थे, वो आज तीसरे प्रमोशन में है। तो थर्ड प्रमोशन का मतलब हो गया आप अब नेक्स्ट प्रमोशन या फोर्थ प्रमोशन, यानी 40 से पहले आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस या आईआरएस बन जाते हो, एसएससी वाले लगभग बच्चे जो 18 से 20 22 के बीच में सिलेक्ट होते हैं, वो 40 से पहले पहले आईआरएस बन जाते हैं, आईआरएस के नजदीक पहुंच जाते हैं, एक प्रमोशन नीचे होता है, टाइम तक ठीक सैलरी होती है। तो आप जो ये अपने लाइफ के आगे आने वाले खर्चे उनको मैनेज कर सकते हैं। बट वो सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम हमारा 100% दे रहे होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, कट ऑफ गई 324 और हमारे नंबर आए 300। तो एक यदि या तो हम मतलब मैं ये बात मानता हूँ कि हमारी ही कहीं ना कहीं कमी रही, एग्जामिनर की कोई कमी नहीं है या इस माहौल की कोई कमी नहीं है, हमारी कोई ना कोई कमी रही, हम अपना टाइम पूरा नहीं दे पाए। वरना तो या तो हमारे 300 भी नहीं आते, और यदि हमारे 300 नंबर आते हैं तो 324 भी आ सकते हैं उसी एग्जाम में। बस फर्क है कि हमने उस टाइम में जो हमने लास्ट ईयर 6 महीने में 8 महीने में लास्ट एग्जाम से पहले जो 8 महीने में टाइम था, उसमें कहीं ना कहीं घूमने फिरने दोस्तों के साथ मोबाइल में या कहीं भी टाइम जरूर वेस्ट किया है, जिसके कारण हम उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए। तो प्लीज ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, इन चीजों को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करो और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान। अब बात करते हैं कि एक फ्रेशर, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि एक फ्रेशर कैसे तैयारी करे। दोस्तों, कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट जो है उसको जब तैयारी स्टार्ट करनी है तो उसको तीन चीजें हर सब्जेक्ट की मैनेज करनी है। तीन चीजें हर सब्जेक्ट की मैनेज करनी है। पहली, कहीं भी जब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आप फिक्स करें कि चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि चारों सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, कि मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, या कोई भी तीन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मैथ्स इंग्लिश जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर जीके या रीजनिंग कुछ पढ़ रहे हैं। अब इनको पढ़ने के बाद पहला पॉइंट ये आता है, इनको पढ़ने के बाद क्लास में जैसे वीडियो देख लिया आपने, ऑनलाइन खरीद रखा है या ऑफलाइन जो भी कर रखा है, इसके बाद अगली क्या स्टेप्स होती हैं उन पे मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो उन पे पहला पॉइंट आता है, पहला कि कोई भी काम, जैसे मैथ्स आपने पढ़ा तो मैथ्स में आज पहला काम क्या करना चाहिए, तो जो आज की क्लास है उसको वापस रिवीजन। टुडे जो क्लास लिया, सबसे पहला काम जो आज की जो क्लास है उसका रिवीजन। ठीक है, उसके अलावा क्या करना चाहिए, उसके अलावा आपको 10 क्वेश्चन पर टॉपिक, 10 क्वेश्चन पर टॉपिक वो जो कंप्लीट हो चुके हैं उनके करने चाहिए। सबसे पहले आज जैसे मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे रीजनिंग की बात हो चाहे कोई भी हो, जैसे रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग में पहला काम आज क्या पढ़ना चाहिए, आज जो सर ने पढ़ाया है, आज जो भी आपने पढ़ा है, नया पढ़ा है, कोई यूट्यूब से पढ़ा है, फेसबुक से पढ़ा है, कहीं से पढ़ा, आज आज जो एक बार पढ़ा उसको एक बार और पढ़ेंगे आज। पहला। दूसरा, जो भी चैप्टर, जैसे मैथ्स है, मान लो अपन पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, आपकी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन हो गए, तो ज्योमेट्री जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उसके डेली 10 क्वेश्चन करने। दो चैप्टर हो चुके हैं तो 10 10 दोनों के करने। 5 चैप्टर हो गए, जैसे ज्योमेट्री भी हो गई। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके 3 चैप्टर हो गए, जैसे ज्योमेट्री हो गई, उससे पहले टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, उससे पहले मान लो रेशियो हो गया, मैं ऐसे ही जनरल बात कर रहा हूँ, कोई भी 3 चैप्टर हो गए तो हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं। 10 ज्योमेट्री, 10 टाइम एंड डिस्टेंस, 10 रेशियो, हर टॉपिक के 10 10 क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे मान लो किसी के पूरे चैप्टर हो गए तो फिर 5 5 क्वेश्चन करो। यदि पूरी ही सीटें हो चुकी हैं, 20 के 20 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो हर चैप्टर के फिर 5 5 क्वेश्चन करो। ये दूसरा काम होता है। ये हो गए जो आपको कोर्स है उसके पक्ष में चलते हुए। ठीक है,
अब ये काम सबको ही करना होता है, चाहे न्यू हो फ्रेशर हो, सबके लिए ये है। चाहे फ्रेशर है, चाहे ओल्ड है, चाहे कुछ भी है, आप रिविजन रिपीटर है, कुछ भी है, ये दोनों काम सबको ही करने हैं। तीसरा जो काम है वो फ्रेशर को तो क्या करना है, फ्रेशर को मैथ्स में तीसरा काम क्या करना है, तो फ्रेशर को मैथ्स में तीसरा काम करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे जरूर टाइम देना है, कैलकुलेशन पे जरूर टाइम देना है, कम से कम 20 मिनट डेली। ठीक है। और जो कैलकुलेशन जिनकी अच्छी हो चुकी है, जो आधा से ज्यादा सिलेबस कर चुके हैं और कैलकुलेशन अच्छी हो गई है, यानी जिनका 50% से ऊपर सिलेबस हो गया है, उनको डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर, कंप्लीट पेपर प्रीवियस ईयर मैथ्स का विथ टाइम करना है। टाइम लगा के करना है, चाहे 20 मिनट लगा के करो, 15 मिनट लगा के करो, 10 मिनट लगा के करो, इस तरीके से चलना है। तो जैसे ही आपका 50% सिलेबस नहीं होता, तब तक आप अपनी कैलकुलेशन करते रहें। जो हमारे पास चैप्टर हो चुके हैं उनके डेली 10-10 क्वेश्चन करते रहें, ज्यादा चैप्टर हो चुके हैं तो 5-5 करते रहें। जो आज पढ़ा है उसका सेम डे रिवीजन एक बार जरूर करें। और इसके अलावा वीक में कम से कम एक फुल लेंथ मॉक जरूर दें। चाहे आपका एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी संडे को जो फुल लेंथ मॉक होता है वो जरूर दें। ठीक है। ये है स्ट्रेटेजी मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, किसी भी सब्जेक्ट में चल रहे हैं तो। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे, एक पॉइंट है मेरे पास। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मुझे मॉक कब से देना चाहिए, और जनरली स्टूडेंट खुद ही आंसर देता है कि मैं सर जब 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं मॉक दूंगा। तो मेरी बात है दोस्तों, मैं बात जो कर रहा हूं वो आपसे कर रहा हूं, मॉक कब दें। तो दोस्तों दो चीजें हैं, एक सिलेबस कंप्लीट होने पर, एक सब सिलेबस कंप्लीट होने पर, जैसे 70% 30% जो भी। एक पॉइंट है आज ही से, आज। और मेरा सजेशन होता है ये नहीं कि आज ही से मूक दो। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर आज ही मूक क्यों दें। देखो आजकल आप आम जनरली स्टूडेंट से मिलते हैं तो कुछ वर्ड है जो आपको सुनाई देंगे, डीमोटिवेशन, डिप्रेशन। इन दोनों का जो मेन कारण है वो ये है कि आप मूक देना उस दिन स्टार्ट नहीं किया जिस दिन आपने तैयारी करनी स्टार्ट की। क्यों? जैसा मैं बात कर रहा हूं, आपने 70% सिलेबस करने के बाद मूक दिया। याद रखो कोई भी एग्जाम दो, जैसे मैं मान लो वीडियो गेम खेल रहा हूँ, फुटबॉल से खेल रहा हूँ, सब सीख लिया, प्लेंटी कॉर्नर ये है वो है जो है, ये इधर जाना है, ये सेंट्रल है, यहाँ से किक मारते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे सर से मारते हैं, ये करते हैं। मैंने पूरी कहानी पिछले 6-7 महीने से मैंने सीखी। और सीखने के बाद हम ग्राउंड में गया, और जाते ही मैंने जब स्टार्ट किया तो पहली बार मेरे मुंह पर तभी लगेगी जब मेरे पास बॉल आएगी। ठीक है, जैसे ही पहली बॉल मेरे पास आई तभी मेरे लगेगी, और तभी मेरे जब लगेगी तो मेरे समझ में आएगा कि मुझे अब तक तो मैं ओनली अपनी थ्योरी पे काम कर रहा था, प्रैक्टिकली तो मैं आज उतरा। सेम कहानी है दोस्तों, जब आप मॉक देते हैं, स्टार्टिंग से जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तब से, तो आपके स्टार्टिंग में मजे मजे में मॉक दे के आते हैं कि भाई आज मॉक दे के आए, 40 नंबर आए, कुछ नहीं पढ़ा फिर भी 40 आए। थोड़ा सा एक दो मॉक हुआ, 45 हुए, 50 हुए, 52 हुए, 54 हुए, ऐसे हम मॉक में नंबर बढ़ा रहे होते हैं और एकदम मजे मजे में बढ़ जाते हैं। और 100 नंबर कब आने लग जाते हैं, जैसे ही 3-4 महीने होते हैं आपके 100 नंबर आने लग जाते हैं। अब एक भाई साहब है जो जैसे तैयारी स्टार्ट की, समझाया था मॉक देना, और उसने मॉक स्टार्ट किया, जब उसको लगा कि अब पड़ोसी के 100 नंबर आ रहे हैं, इतना सिलेबस मेरा भी हो गया और मैं भी मॉक देना चाहूंगा।
तो जैसे वो मॉक देता है तो पहले मॉक में ही उसके जो मार्क्स हैं वो उतने ही आते हैं, 50, 55, 60, और पड़ोसी के आ रहे 100। वो बंदा वही डिप्रेशन में आ जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा कि मैं क्यों पढ़ रहा था 3 महीने से, मेरे तो मार्क्स तो उतने आए जितने इसके 3 महीने पहले आए थे। और मोस्टली केस में ये होता है वो तैयारी भी छोड़ देता है वहां, मैं एसएससी के लायक नहीं हूँ। ठीक है। दूसरा एक लॉस तो ये है कि आपके जो ये नेगेटिव भावना है वो मॉक नहीं देने के कारण अचानक जब आप सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या 70% सिलेबस के बाद स्टार्ट करते हो तो ये भावना पैदा होती है। दूसरी बात आती है कि मॉक क्यों देना चाहिए। दोस्तों कोई भी लड़ाई जो है, जैसे आप देखोगे ना, कारगिल की जो लड़ाई है जब हम लड़ रहे थे, मतलब अपना देश जब लड़ रहा था तो वो बहुत ऊंची चोटी पे बैठे थे और हम सामने से लड़ रहे थे, वो हमारे सैनिकों को बराबर लगातार मार रहे थे क्योंकि ऊपर से मार रहे थे। तो कुछ जवानों ने विदाउट परमिशन अपने ऑफिसर से राय मशुरा किया और कहा कि हम ये काम कर रहे हैं और आप ये आगे नहीं बताएंगे। उन्होंने क्या किया, एलओसी क्रॉस किया और पहाड़ पे पाकिस्तान की तरफ से ऊपर चढ़ गए, क्योंकि सामने से तो चढ़ने ही नहीं दे रहे थे ना। और पाकिस्तान की तरफ से ऊपर चढ़े और चढ़कर पीछे से हर बंकर में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो पीछे से जैसे उड़ाया बैकअप, तो वो सब पीछे की तरफ देखे, भागे कि ये क्या हुआ, तो पीछे की तरफ भागे, तब आगे से अटैक करके और उन्होंने उस युद्ध को जीता। तो सेम कहानी, एक आप स्टडी कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, एक आप मोक साथ दे रहे हो, तो पीछे से जो अटैक कर रहे हो ना वो पीछे वाला अटैक है। यानी आपको अपने सिलेबस को करने में हेल्प जो है वो ज्यादा मिलेगी। कैसे कि जैसे आपने ज्योमेट्री के पहले क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, मोक दे रखे हैं, तो आपके दिमाग में चलेगा इन सेंटर, ये फलाना दिखला ये। या ज्योमेट्री के अलावा जैसे मान लो हम बात करें साइंस की, आपके चलेगा माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये नाम तो कम से कम पढ़े होंगे टेस्ट में। और ये क्वेश्चन जो आपसे गलत होंगे वो वहां चल रहे होंगे दिमाग में। जनरली मैं ये बात करता हूँ कि स्टूडेंट्स के चलते रहता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हमारे फेवर में कब होती हैं, जब हम वो समय से दे रहे होते हैं, जब हम तैयारी स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब ये है बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ मोक जो है आज ही से दें, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। और एक बात याद रखें, जब हमारे अप्रोक्स प्री के 50+ मॉक और मेंस के 40+ मॉक कंप्लीट हो जाएंगे, उस दिन ये मान लो कि सिलेक्शन के चांस जो है वो बढ़ेंगे। उससे पहले तो ये मान लो हो रहा है, तो भी ये मान लो कोई ड्रीम पोस्ट जो आपको चाहिए वो तभी मिलेगी जब आप कम से कम 53 के और 40 मेंस के मॉक दे चुके हैं। ठीक है। तो आप मॉक्स देना स्टार्ट करें। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मॉक दें कहां से। देखो मॉक देने के बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनका वीक में एक मॉक फ्री आता है, आप वहां से दे सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऐसे। दूसरा, आप यदि प्रीवियस क्वेश्चंस के मुख नहीं देना चाहते तो उन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जाए, क्योंकि उनका फिक्स है, उनकी टीम है, उनके पास क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस, उसी को उठाते हैं बनाते हैं, या तो ऐसा बनाते हैं कि वो क्वेश्चन एसएससी के सिलेबस से बाहर चला जाता है, या फिर वो ओनली प्रीवियस होता है। यदि आप 2025 के बाद की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो अब टीसीएस एग्जाम नहीं लेने वाला, यानी उस क्वेश्चन बैंक से पेपर नहीं बनेगा, नए डेटा से पेपर बनेगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है उनको तो हर दिन ही करते रहे, हर दिन ही करते रहे। पर यदि मॉक देना है जिसमें आपको मैक्सिमम नए क्वेश्चन मिले, या मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन मिले कि आपने पढ़े तो है पर डेटा चेंज है, मतलब आपका एग्जिट पढ़ा हुआ एजिटी क्वेश्चन नहीं। ठीक है। या फिर जो आपका रियल में एसएससी आ रहा है उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जो मूव बनाया गया, वो जो मूव है वो सिलेक्टेड टीम द्वारा मदर्स एजुकेशन हब, मदर्स लाइव एक प्लेटफॉर्म है, उस पर करवाया जाता है फ्री में, या तो वहां से कर लो,
या जो मदर्स के स्टूडेंट हैं उनका हर संडे ऑफलाइन टेस्ट होता है, एक संडे प्री का होता है, एक संडे मेंस का, तो आप वहां से भी अपने नजदीकी ऑफलाइन सेंटर से दे सकते हो। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है। तो देखो क्या कहा गया है, एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त काटा जाता है। याद करो मेरे प्यारे साथियों, जब भी किसी स्क्वायर में से मैक्सिमम साइज का वृत्त काटा जाए, तो आपने पढ़ा था स्क्वायर का एरिया 14, वृत्त का एरिया 11 और बचा हुआ एरिया 3। तो ये कह रहा है वृत्त का एरिया और बचा हुआ एरिया बताओ, तो वृत्त का एरिया 11 है, बचा हुआ एरिया 3 है, तो आंसर हो जाएगा 11:3। बोलो बात समझ आई क्या? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और है अपने पास, देखो ये क्या कह रहा है समझो। एक वर्गाकार शीट में से अधिकतम संभव आकार का एक वृत्त काट लिया जाता है। अधिकतम संभव आकार का, तो सबसे पहले एक स्क्वायर लो, और इसमें अधिकतम संभव आकार का वृत्त जब काटते हैं तो उसका एरिया 3/11 होता है, और 3/11 को 1/4 से कंपेयर करना है। तो इधर ध्यान दो ये बनेगा 12, इधर ध्यान दो ये बनेगा 11। इसका मतलब 1/4 से तो ये एरिया अधिक होगा, तो 1/4 से ये एरिया अधिक होगा, बड़ा होगा 1/4 से, यानी स्क्वायर के एरिया के 1/4 से अधिक, सॉरी 3/11 नहीं होगा, 3/14 होगा। एक बार चेक करो, देखो वापस ध्यान दो, देखो 3/14 होता है ना, क्योंकि 14 स्क्वायर का एरिया, सर्कल का एरिया 11 और बचा हुआ एरिया 3। तो हमें शेष भाग का एरिया चाहिए, तो 3/14 होगा, स्क्वायर के एरिया का 3/14 होगा, और 1/4 से यदि कंपेयर करना है तो ये बनेगा 12 दोस्तों, ये बनेगा 14। 12 14 से छोटा होता है, इसलिए हम बोलेंगे 1/4 से, वर्ग के क्षेत्रफल के 1/4 से कम होगा। देखो कह रहा भैया ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला है शेडेड एरिया, ध्यान रखना ये वाला शेडेड एरिया है। ये शेडेड एरिया कितना होगा ये पूछा जा रहा है। देखो एक काम करते हैं, सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पे एक स्क्वायर बना दें, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना ले, स्क्वायर तो नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बना ले। तो इस रेक्टेंगल में ये कितना है, एक, पूरे 4 में से ये एक, तो ये कितना है 2, तो एक एरिया तो हो गया ये L इंटू बी, तो 2 × 1 प्लस, अब ये और ये एरिया और चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो ध्यान दो देखो क्या ये मेरे पास जो ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये मेरे पास 2 है और ये बराबर बराबर है, तो और ये मेरे पास क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर के डायगोनल किस पे काटते हैं 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे यदि काट रहे हैं और ये दोनों फिर बराबर हैं, तो क्या ये √2 होगा? तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा बेस √2 गुणा हाइट भी √2, बट उसमें से ये 90 डिग्री का जो चाप है, 90 डिग्री का जो चाप है वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का चाप का एरिया होगा पाई आर, आर कितना है 1/4। तो ध्यान दो देखो ये बन गया 2 और 1 3, माइनस ये बन गया 22/7 होता है, तो 11/14, 11/14। 14 थी 42 में से 11 घटा दें तो 42 में से 11 घटा दें तो 31/14 बच जाएगा। क्या किया, सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल लिया, उसके बाद सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालकर ये 90 डिग्री का जो चाप है ये वाला एरिया ये माइनस कर दिया।
देखो ये क्वेश्चन अभी क्या है, मैं अपनी बुक से पढ़ रहा था तभी मेरे को ठीक लगा ये क्वेश्चन, तो मैं जो पुराना क्वेश्चन था वो थोड़ा इजी था, उसकी जगह चेंज किया मैंने। तो पढ़ो क्या कह रहा है। A punching machine is used to punch a circular hole of. A punching machine is used to punch a circular hole of diameter 2 units from a square sheet of aluminium with width जो है 2 unit as shown below. The hole is punched such that the circular hole touch one's corner P of square sheet and diameter of hole organizing it T is lined with a diagonal of square. एक पंचिंग मशीन में एक वृत्ताकार छेद किया गया गया 2 सेंटीमीटर के वर्गाकार पेपर पे। छेद का व्यास और वर्ग का विकर्ण P बिंदु से गुजरते हैं। देखो एक बात सारे स्टूडेंट्स बताओ, क्या ऐसा कह सकते हो कि ये जो मेरे पास है इसको यहां से यहां मिला दें, ये मेरे पास जो है ये मेरे पास कितना होगा बताओ। तो हमें कहा गया है इसका डायमीटर 2 है, और डायमीटर 2 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो क्या पूछा है कि भैया छेद के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो वर्ग के बाहर है। तो छेद का वो क्षेत्रफल जो वर्ग के बाहर है, क्या वो एरिया इस अर्धवृत्त के एरिया में से ये मेरे पास जो ट्रायंगल है उसका एरिया घटा दें तो आ जाएगा क्या? तो बताओ, ध्यान दो, अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा? अर्धवृत्त का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया घटा, तो ध्यान दो, देखो इस ट्राइंगल का एरिया यदि घटाना है तो ये यदि मेरे पास 2 है तो ये √2 होगा क्या? यदि ये मेरे पास 2 है तो ये √2 होगा, √2 गुणा तो होता है ना, तो 1/2 इंटू √2 इंटू √2, तो पाई/2 तो बन गया 3/14। कितना? पाई/2 तो बन गया 11/14, और 11/14 11, और माइनस कर देना है 1, या पाई में ही आंसर देना है क्या? देखो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं पाई/2 और -1, इसलिए आंसर हो जाएगा पाई -2/2। बोलो ठीक है क्या बात? तो क्या किया, बाहर वाला एरिया चाहिए इसलिए इस अर्धवृत्त के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया। पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों आपसे कि इस पंच करने के बाद ये जो स्क्वायर है उसमें ये बचा हुआ एरिया क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो ये एरिया यदि निकालना हो तो मेरे प्यारे साथियों क्या करोगे, ये एरिया यदि निकालना हो तो स्क्वायर का एरिया 4 माइनस अर्धवृत्त का एरिया कितना होगा इसका वो घटाओ, तो पाई/2, तो पाई/2 तो पाई/2। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा वो भी घटा दो, तो ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 गुणा √2 इंटू √2। तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 माइनस पाई/2, और 3
3 माइनस पाई बाई 2 का मतलब हो गया 6 माइनस पाई बाई 2। याद रखना है इसे, ठीक है क्या बात है। ये तो आपका रिपीट क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा इसका आंसर तो सबको। चलो तो स्क्वायर की सीट का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसको आप सोल्व करें। देखो एक काम करें, सबसे बड़े स्क्वायर की साइड यदि मैं 8 मान लूं, तो बोलो ये 4, ये 4, ये मिड पॉइंट को मिला रहे हो तो 4, ये मिड पॉइंट को मिला रहे हो 4 4, ये भी मिड पॉइंट को मिला रहे हो 4 4 4 4, होगा क्या बोलो, बोलो यस है ना। तो सबसे पहले तो एबीसीडी की साइड कितनी रख ली आपने, एबीसीडी की साइड रख ली 8। एबीसीडी की साइड 8 रखते ही आपके पास ई एफ जी एच की साइड आ गई। ई एफ जी एच की साइड कितनी आ गई, ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4 रूट 2 है जी। तो ई एफ जी एच की साइड आ गई 4 रूट 2। ठीक है, अब बात आती है, देखो ध्यान दो, ये है मेरे पास 4, ये मेरे पास है 4, ये एक ट्राइंगल है जिसमें मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाना है। किसी भी ट्राइंगल में मैक्सिमम साइज का जब स्क्वायर बनाना हो तो उसकी साइड होती है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। बेस 4, हाइट 4, तो 4 गुणा 4 बटा दोनों का सम 8, तो आंसर हो जाएगा 2। इसलिए जो आई एम डी एन डी है, एन एम आई डी जो है, उसका जो साइड है वो आ गया 2। फिर सारे स्टूडेंट ध्यान दो, देखो ये एक ट्राइंगल बन गया जिसकी ये साइड है 2, ये स्क्वायर है इसलिए इसकी साइड 2, और ये 2 है तो मेरे प्यारे साथी ये भी 2 है, ये ध्यान। और ये 2 2 का यदि मेरे पास यदि एक ट्राइंगल बन गया तो उसमें मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड क्या होगी, तो वही बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, तो 1। इसलिए आप बोलेंगे एन वाई वी एक्स वाई एन की साइड हो जाएगी 1। कह रहा एबीसीडी की साइड 8 है, एनएमआईडी की साइड, इसकी साइड 8 है और इसकी साइड 2 है, तो साइड का रेशियो 4:1 है, तो एरिया का रेशियो 16:1 होगा। इन दोनों की यदि बात करें तो साइड का रेशियो है 4√2:1, तो ये साइड का रेशियो है, तो एरिया का रेशियो 32:1 होगा। बोलो ठीक है क्या बात, बोलो ये से। तो ये आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, एक आपका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब अगला पार्ट है रेक्टेंगल, फिर होगा ट्राइंगल, फिर होगा पॉलीगन। ऐसे पढ़ते ही आपका 2D कंप्लीट। थैंक यू।